तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसका अर्थ यह है कि हम गाउस नियम का उपयोग कहां कहां पर करेंगे। तो उसके लिए कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें पहला हमारे पास आता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के, ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे, हमने एक तार ले लेते हैं और उस तार पर हम कहते हैं उसकी लंबाई अनंत है और उसको आवेशित किया गया है। तो एक तार ले लिया हमने, इस तरीके से एक तार लिया, तार इस तरीके से ले लेते हैं, तो हमने तार ले लिया, इस तरीके से तार ले रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात बनेगी नहीं, तो सीधे ऐसे ही बनाना पड़ेगा। एक तार ले लिया हमने इस प्रकार से, और इसकी लंबाई क्या है, हमने कहा अनंत लंबाई का है, यानी कि इसकी लंबाई बहुत अधिक है। अब अनंत लंबाई के तार का अर्थ क्या है, इस बात को भी समझिएगा, आपकी फिजिक्स में कई बार आता है अनंत। अनंत का अर्थ है कि जब हम कुछ चीजों को मेजर करते हैं, कुछ चीजों को मापते हैं, उनकी तुलना में कुछ दूसरी चीजों की जो लंबाई है वो बहुत अधिक है। तो जो दूसरी चीजों की लंबाई बहुत अधिक होती है किसी एक चीज की तुलना में, उसी दूसरी चीज को हम क्या कह देते हैं, उसकी चीज वह अनंत है, उसकी डायमेंशन अनंत है। जैसे हम कहें कि मैंने एक ये तार लिया, आप टॉपिक को देखेंगे, पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने एक इस तरीके का एक तार ले लिया और इस तार को आवेशित कर दिया। तो ये मैंने इसको आवेशित कर दिया, क्योंकि इसने आवेशित शब्द बोला है, तो यहां पर प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया, इसको आवेशित कर दिया। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी क्या कह रहे हैं, एक समान आवेशित सीधे तार, यानी कि आवेश जितना तार के किसी एक हिस्से में है उतना ही दूसरे हिस्से में, इस बात को समझिएगा। एक समान आवेशित का अर्थ क्या है, सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये सीधा तार है, इससे मैंने कहा कुछ डिस्टेंस पर एक दूरी ले ली, मान लेते मैंने एक यह दूरी ले ली, ये एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने क्या मान लिया, ये क्या है, P। इस P बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है इस अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, है बहुत आसान, लेकिन समझ में आ गया, एक क्लिक हो गया तो बहुत आसान है, और समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको इसको रटना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यहां से लेकर के अब इस बिंदु P पर मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतनी बातों को लिख लेते हैं। हमने कहा माना तार से कोई आप डिस्टेंस ले सकते हो, मान लेते हैं यहां से लेकर के, तार के मध्य बिंदु से लेकर के इस P बिंदु तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, इस दूरी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, R से। R दूरी पर एक बिंदु है, माना तार से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे, अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज यहां से शुरू होगी। आप सोच रहे होंगे कि सर काफी आसान है, इस छड़ पर कोई आवेश ले लेंगे हम Q और सीधे क्या करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, E = 1/4πε0 Q/r²। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो फार्मूला होता है ये हमें मिलता है कूलम के नियम से, और कूलम का नियम शुरू में ही कह देता है कि उसके जो सूत्र हैं वो बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, यानी कि जो पॉइंट चार्जेस होंगे उनके लिए सत्य हैं, लेकिन यह आवेश कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, ये बिंदु रूप में नहीं है। इसका अर्थ है कि इस बिंदु से P तक की जो डिस्टेंस है R, इसकी तुलना में इस तार की जो डायमेंशन है बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको कहा गया है ये अनंत है। अनंत का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल अनंत ही होगा, ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर तक निकलेगा।
अनंत का अर्थ है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है r, इसकी तुलना में इस तार की लंबाई अत्यधिक है। तो अब कैसे हम इस पूरे आवेशित तार के कारण, क्योंकि आवेश यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, सब जगहों पर है, यह सब आवेश इस p बिंदु पर अपना अपना क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो या तो एक तरीका है कि छोटे छोटे घटक बना लीजिए और सबका क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए, एक तो तरीका यह है। और उससे आसान तरीका किसने दिया, गॉस ने दिया। तो कैसे करेंगे, गॉस कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो हमें वहां से फ्लक्स मिल जाता है। आपको ध्यान हो, मैंने पिछली क्लास में अपनी बात रखी थी, आपको एक चीज ये बताई थी, यह तो हमारा न्यूमेरिकल था, आपको यहां पर एक बात ये बताई थी कि गॉस थ्योरम ये वाली थी, और एक और फार्मूला हमें पता था, फाई जो कि वैद्युत फ्लक्स होता है वो E इंटू ds के बराबर होता है। तो हमने कहा यहां से फाई और यहां से E इंटू ds, इन दोनों को यदि ले लिया जाए एक दूसरे के बराबर, Q/ε0 बराबर ES cos थीटा के बराबर ले लें, तो यहां से हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपने यहां पर यूज करना है। तो दो इक्वेशन बनेगी, एक गॉस थ्योरम की फाई बराबर Q/ε0, एक फाई बराबर E इंटू ds। कैसे बनेगी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं इन दोनों फॉर्मूलास को। तो आप देखें आगे, तो हमने कहा P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बनाना है। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए सबसे पहले एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी यदि आप गॉस थ्योरम लगाना चाहें। और बंद पृष्ठ से पहले एक शब्द आता है सममिति, यानी कि सिमेट्रिकल, एक ऐसा पृष्ठ जो कि इस पूरे के पूरे हम कह सकते हैं आवेश, जो हमारी आवेशित तार है या इसके एक खंड के लिए वह जो आकृति होगी, बंद पृष्ठ होगा, वो सिमेट्रिकल होगा। ऐसा नहीं होगा विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का मान या अन्य चीजों का मान अलग अलग हो। सममिति को समझिएगा, धीरे धीरे एक्सप्लेन होगा। तो हमने क्या करा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है r, इतनी डिस्टेंस पे हमने क्या करा, केंद्र से इतनी डिस्टेंस पर इधर भी एक बिंदु ले लिया और मान लेते हैं इधर भी एक बिंदु ले लिया, और इस बिंदु का मान मान लेते हैं ये P है, इसका मान मान लेते हैं P' हो गया। अब हमने क्या करना है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है, और वह पृष्ठ हम कहेंगे वो बेलन लेंगे। क्यों लेंगे बेलन, इस बात को भी आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले एक बेलन बना देते हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, हमने कहा r ही है। तो अब एक बेलन बना दिया इस तरीके से, ऐसे एक बेलन बना रहे हैं हम। जितनी डिस्टेंस ऊपर है तो r दूरी पर, उतनी डिस्टेंस नीचे है या r डिस्टेंस पर। यहां पर यदि बेलन है तो उसका एक ऐसे पृष्ठ होगा, वृत्ताकार पृष्ठ होगा, इस तरीके से आप इसे ले सकते हो। ये पृष्ठ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसे सही कर लें। ये पृष्ठ बन गया, ये एक बेलन हो गया। अब इसको हम कहते हैं सममिति गॉसी पृष्ठ। गॉसी पृष्ठ किसको कहते हैं, वह बंद पृष्ठ जिसके भीतर कोई आवेश स्थित है और हम उसका फ्लक्स ज्ञात करना चाह रहे हैं, ऐसे पृष्ठ को गॉसी पृष्ठ कहते हैं, पहली बात। अब ये सिमेट्रिकल क्यों है, सिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि ये जो धन आवेश है, यह जो आवेश चल रहा था यहां पर, यही आवेश क्या होगा, आगे भी चल रहा होगा, इधर भी और इधर की तरफ भी। तो अब देखिए, यह आवेश जो बीच वाला होगा, यहां से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं यहां पर। तो वैद्युत बल रेखाओं की मैंने दिशाएं बना दी। ये धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे निकलेंगी, या तो नीचे की ओर निकलेंगे, या तो नीचे की ओर निकलेंगी ऐसे, इधर की ओर, सब जगहों पर इधर ही की ओर आएगी प्यारे बच्चों। इस बिंदु पर निकालें तो यहां पर भी क्या होगा, नीचे की ओर आएगी। ये किसकी दिशा होगी, ई। और ऊपर की ओर लेना चाहें तो ऊपर की ओर, यहां पर भी देख ले नीचे की ओर क्या होगी, इस बिंदु पर ये ई वैद्युत क्षेत्र। और ऊपर की दिशा में कहें इस बिंदु पर, तो यहां से ऊपर की ओर ये होगी, यहां पर भी ई ऐसे में, क्योंकि धन से बाहर की तरफ निकलेगी वैद्युत बल रेखाएं। लेकिन जो पृष्ठ, जिस पृष्ठ पर यह आवेश स्थित है, एक तार है, उसके हम कह सकते हैं सतह से लंबवत निकलेंगे। तो आप कह सकते हो सर इधर क्यों नहीं निकलेगी, इधर इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि इधर की ओर ये चालक तार अभी चल ही रहा है ना,
कॉन्टिन्यूटी में है ना, जब वो खत्म होता तब निकलती, लेकिन हम बीच का एक हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि इस तार की लंबाई क्या है, अनंत है। बातों पे ध्यान दीजिएगा। अब हमने कहा यहां से भी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र ऊपर होगा E, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र बनाए, ऊपर हो गया E, यहां पर भी वैद्युत क्षेत्र बनाए हमने बनाया, तो ये क्या आ गया E। ये सब ऊपर की ओर दिशा में होगा, बस इतना आपको समझना है। अब मैंने कहा कि बेलन ही क्यों लिया, यहां पे त्रिभुज भी तो ले सकते थे। बेलन को लेने का एक कारण है कि इसमें आप देखेंगे तो लगभग 3 पृष्ठ बन रहे हैं। पहला पृष्ठ तो ये ऊपर वाला, बेलन क्या होता है, एक ऐसा रोलर होता है ना, तो एक पृष्ठ तो ये वाला है, ये वाला, इस वाला, ये वाला हिस्सा जो कि क्या होगा, गोलाकार होगा। अब क्योंकि ये पूरा पृष्ठ इस आवेशित तार से समान दूरी पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा यहां से निकलने वाला वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा इस वाले येलो लाइन से, पहली बात। दूसरी बात, एक पृष्ठ ये वाला बना है, जितना पृष्ठ ये होगा उतना ही पृष्ठ क्या होगा, ये वाला भी होगा। तो इस पृष्ठ से भी जो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, आगे देखेंगे क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, वह बिल्कुल बराबर होगा। जितना इधर से निकलेगा उतना ही आप कह सकते हो इधर से निकलेगा, और वो कैसा होगा उसे हम बाद में आगे की ओर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको इतनी बातें ये समझ लेनी है। यदि बाई चांस में इसकी बजाय एक क्या कर लूं, ये एक मैंने धन आवेश ले लिया था, आप कहो सर सिमेट्रिकल तो कुछ भी हो सकता है, सिमेट्रिकल आप क्या ले लीजिए, शंकु ले लीजिए, तो मैं इस तरीके से एक शंकु ले लिया मैंने। अब देखिए इसमें सिमेट्रिकल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये धनावेश यहां पर, इस धनावेश की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगी, यहां पर ऐसे होगी, यहां पर ऐसे होगी, और ऐसी क्या होगा, नीचे की ओर होगी। तो इस वाले शंकुओं के विभिन्न बिंदुओं पर, चाहे यहां पर भी बना लीजिए, विभिन्न बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग होगी। साथ ही इस लाइन के मध्य बिंदु से लेकर के, इस मध्य बिंदु से लेकर के इन बिंदुओं की डिस्टेंस भी क्या होगी, अलग अलग होगी, जिसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में परेशानी होगी। ये एक सिमेट्रिकल सममिति गॉसी पृष्ठ नहीं होगा। तो गॉसी पृष्ठ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो, इसलिए यहां पर क्या लिया गया है, बेलन लिया गया है। बता दिया है कितने पृष्ठ हैं, एक बीच का गोलाकार पृष्ठ या जिसे हम कहते हैं बेलनाकार पृष्ठ, और एक पृष्ठ ये वाला, एक वाला ये वाला पृष्ठ। तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नीचे वाले को मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, ये हमने हटा दिया। तो अब इसका हमने क्या निकालना है, इससे इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स, और उसके लिए यूज करेंगे पहला वाला फार्मूला, फाई बराबर E इंटू एस का। तो हम लिखते हैं बेलनाकार, बेलनाकार, इससे पहले एक चीज और लिख लेते हैं, आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या के बेलनाकार, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की रचना करी, रचना करी जिसकी लंबाई, जिसकी यानी कि बेलन की लंबाई, जिसकी लंबाई L है। तो अब एक बात का और ध्यान, यदि इस बेलन की लंबाई L है, यहां से लेके यहां तक की दूरी डिस्टेंस L है, तो समझ लेना कि ये जो आवेशित छड़ आपने ली है जो अनंत लंबाई की थी, उसके केवल हम उतने हिस्से की स्टडी कर रहे हैं, उतने हिस्से को हम क्या कर रहे हैं, अपने मेजरमेंट में ले रहे हैं, डेरिवेशन में ले रहे हैं, जिसकी लंबाई केवल L है, बाकी हिस्सा छोड़ रहे हैं, बाकी अनंत की बात नहीं कर रहे। तो कितनी ली है, लंबाई L ली है, तो लिखते हैं माना L लंबाई के, अब क्या है, एक समान आवेशित सीधा तार, L लंबाई के आवेशित तार पर आवेश Q है, आवेश कितना है इस पर, यहां से लेके यहां तक जो कुल आवेश की मान है, धन आवेश बना रहा हूं, वो टोटल आवेश प्लस Q के बराबर है। इसको समझ लीजिए। तो अब हमने कहा कि मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले फ्लक्स निकालना है।
तो सबसे पहले एक नॉर्मल तरीके से फ्लक्स बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणा पृष्ठ का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो लिखते हैं अतः बेलन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स अब कुल फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए इसमें कितने पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ तो ये बीच का है बेलनाकार पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये सीधे क्या है एक ही पृष्ठ है बस घूमा हुआ है, गोलाकार है ये वाला पृष्ठ। तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा होगा बाहर, मान लेते हैं उसका मान लेते हैं φ1 है। तो यहां से जो पृष्ठ फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा इस वाले गोले से, इस फ्लक्स का मान लेते हैं φ1 है। ये किससे निकल रहा है? इस गोलाकार पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से। दूसरा हमने कहा ये वाला पृष्ठ है, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है इधर इस दिशा में, वो मान लेते हैं फ्लक्स का मान क्या है φ2, जो इस वाले पृष्ठ से बाहर आ रहा है। तीसरा फ्लक्स मैं ले रहा हूं कि इस वाले पृष्ठ से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है मान लेते हैं उसका मान है φ3। अब और तो कोई पृष्ठ नहीं है ना, यही तो 3 है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? कुल फ्लक्स φ इजिकल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। अब इसको सॉल्व करना है आपने, φ1 φ2 φ3 के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लिखते हैं φ1 बराबर इस पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, देखिए ये वैद्युत क्षेत्र का मान है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है E, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है नीचे की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र क्या आ गया E। और इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, गोलाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं S1 है। तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है S1 और उसकी दिशा क्या होगी, यहां से बाहर की ओर आएगा, ये होगी S1, क्योंकि हमने पृष्ठ के क्षेत्रफल को S से निरूपित किया है। यहां 3 पृष्ठ दिख रहे हैं, पहले गोलाकार पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ। ये दोनों पृष्ठ तो आपस में बराबर होंगे, आपको पता है, क्योंकि यदि बेलन है तो जितना इधर का ये फेस होगा उतना उधर का होगा। ये तो बात सही है, बस इसका हमने क्या मान लिया S1 के बराबर है। तो हमने कहा पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लिया S1, तो ये आ जाएगा E इंटू S1। तो अब ये दोनों सदिश हैं, तो सदिश का गुणनफल क्या होता है? ये होता है E इंटू S1 इंटू cos थीटा। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण। E भी इसी दिशा में आ रहा है, S भी इसी दिशा में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का जो कोण होगा थीटा, वो बराबर क्या होगा 0 होगा। चूंकि थीटा बराबर है 0, तो φ1 बराबर आ जाएगा E1 S1 cos 0, और cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो क्या आ गया φ1 बराबर E1 S1, इसके बराबर आ गया। दूसरा निकालें, दूसरा पृष्ठ कौन सा है? ये φ2 है, इससे जो फ्लक्स है, तो दूसरा निकाल देंगे φ2 बराबर। अब देखिए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपर की तरफ, और कितना है E। और ये पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, अब इस क्षेत्रफल को हम यहां बना लेते हैं, हम इस पृष्ठ के क्षेत्रफल को इस तरीके से निरूपित कर रहे हैं, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और दूसरे वाले क्षेत्रफल को किसी दूसरे कलर से निरूपित कर लेते हैं। ये इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये दो अलग अलग पृष्ठ हैं। अब हम चल रहे हैं, तो हमने कहा इस वाले पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है? देखिए ऊपर भी है और नीचे भी है। और जो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा होगी, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना माना है? हमने कहा मान लेते हैं इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर क्या मान लिया मैंने S। तो क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां देखिए यदि ये S की डायरेक्शन ये वाली है, तो ये कोण कितने डिग्री का बना है? ये वाला कोण, ये वाला कोण बना है 90 डिग्री का, थीटा बराबर 90। क्योंकि धन आवेश से या तो वैद्युत बल रेखाएं ऊपर की ओर जाएंगी या धन से नीचे की ओर आएंगी, ऐसे नहीं आने वाली, क्योंकि ये तार तो अभी बहुत आगे तक जा रहा है, उसके भीतर नहीं होता वैद्युत क्षेत्र। तो यहां पर आपको निकल गया थीटा 90 है, तो फॉर्मूला लिखेंगे φ2 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E ही है, इंटू साथ में क्या आ जाएगा? हमने लिया वैद्युत क्षेत्र, सॉरी पृष्ठ का क्षेत्रफल S, तो ये E इंटू साथ में आ गया S। और सदिश गुणन है, बिल्कुल इसकी तरह करेंगे, तो ये φ2 बराबर यह आ जाएगा E इंटू S इंटू cos थीटा।
अब चूंकि थीटा बराबर किसके हैं, 90 के बराबर है, और तो फाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू एस इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसलिए ये पूरा पद क्या हो गया, 0। इसका अर्थ है इस हिस्से से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा वो 0 होगा। अब इस वाले हिस्से में आ जाइए, फाई 3 को कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, फाई 3 बराबर, इसमें भी देखिए सेम वही बात है, ई वैद्युत क्षेत्र या तो ऊपर है या नीचे है, जैसे यहां पर था ऊपर या नीचे। अब यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऊपर और नीचे है, लेकिन पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा पृष्ठ है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, और ये पृष्ठ किसके बराबर होगा, एस के बराबर। जितने इतना इस पृष्ठ का क्षेत्रफल उतना ही ये वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, तो ये एस के बराबर है। तो अब देखिए यहां पर एंगल कितना बन गया, ये वाला कोण कितना बना है, ये बना है थीटा बराबर 90 डिग्री बना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है ऊपर या नीचे, और ये इधर वाला कोण और इधर वाला कोण किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो वैल्यू रखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा E इंटू एस, यानी कि E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, चूंकि थीटा बराबर किसके है, 90 डिग्री के, तो फाई 3 बराबर हो जाएगा E इंटू एस इंटू कॉस 90, तो यानी कि फाई 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो आपको फाई 1 का मान पता चल गया, E1 S1। अब ये E1 हमने ले लिया है, ये E1 नहीं है, E है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा E1 को हटा रहे हैं, वो S1 है केवल। तो फाई 1 बराबर E S1, फाई 2 बराबर 0 और फाई 3 बराबर 0। ये तीनों मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखने पर किसके मान रखने, फाई 1, फाई 2, फाई 3 के मान रखने हैं, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नीचे लिख लेते हैं, तो लिखते हैं क्योंकि फाई बराबर है फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के, तो फाई बराबर हो गया, फाई 1 का वैल्यू हम जानते हैं E इंटू S1 के बराबर थी, फाई 2 की वैल्यू 0, फाई 3 की वैल्यू 0 के बराबर है, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या आ गया, फाई बराबर आ गया E इंटू S1 के बराबर आ गया। इसको मान लेते हैं यह है समीकरण 2। तो हमें पता चल गया कुल फ्लक्स जो निकल रहा है वो E इंटू S1 के बराबर है, जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और S1 क्या है, वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आप जानते हैं गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन के गोली पृष्ठ का या बेलनाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrl। तो वो भी लिख लेते हैं, वो भी यहां पर रख लेते हैं, क्योंकि बेलन के बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल जिसको हमने S1 से निरूपित करा है, ये होता है 2πrl, जहां r बेलन की त्रिज्या, l बेलन की लंबाई है। तो यह मान इसमें रख दें तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू E इंटू 2πrl। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने काम कर लिया। अब हमने एक पुराने फार्मूले से फ्लक्स का मान निकाल लिया, अब हम दूसरा यूज करेंगे गॉस थ्योरम को। तो हम लिखते हैं गॉस प्रमेय के गॉस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो आप कहोगे सर सीधे रख लीजिए, लेकिन यहां पर एक समस्या है। अब देखिए ये जो हमने पीछे लिया है, हमने यहां पर एक बात लिखी है कि माना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, माना L लंबाई के आवेशित तार पर आवेश Q है। ये चीज मैंने मानी है कि ये जो L लंबाई ली है, इस लंबाई पर जो ये आवेश है इसका मान Q है। मुझे नहीं पता सही क्या है, ये मैंने मान लिया था। और जो भी चीजें आप मानेंगे कोशिश करेंगे उनकी वैल्यूज को परफेक्ट दर्शाने की। तो यदि एक ये सतत आवेश वितरित एक
तार है, एक ऐसा तार जिस पर आवेश समान रूप से बिखरा हुआ है, जैसा कि इन्होंने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, तो यदि आवेश एक समान है तो इसका अर्थ है यहां पर रेखीय आवेश घनत्व का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसका हमने क्या करना है, यूज करना है, और उससे निकालेंगे Q की वैल्यू। हम लिखते हैं क्योंकि तार का रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L के। तो यहां से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगी, यहां से निकल गया Q बराबर लैम्डा इंटू L। ये तो हमको डेफिनेशन पहले से पता है, तो Q बराबर लैम्डा L इस समीकरण में रखते हैं, इसको मान लिखते हैं समीकरण 3। तो लिखते हैं समीकरण 3 में Q का मान रखने पर, तो मान रख दीजिए, क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिख लिया, लैम्डा इंटू L, और साथ में क्या आ गया, नीचे हो गया एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण 3 बन गई थी 4। अब आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ये समीकरण 2 में क्या है, वैद्युत क्षेत्र है E, बायां पक्ष है इसका फाई, समीकरण 4 में बायां पक्ष है फाई, ये दोनों के दोनों किसको प्रदर्शित करते हैं, फ्लक्स को, तो बाएं पक्ष समान है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 तथा 4 से, तो यहां लिखते हैं समीकरण 2 तथा 4 से मान रखें E गुणा 2 पाई RL, ये हमारा आ जाएगा E मल्टीप्लाई 2 पाई RL बराबर, इसका दाएं पक्ष क्या है, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन 0, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन 0। हमें तो E की वैल्यू निकालनी है, तो E को यहां छोड़ दिया, बाकी इधर की ओर क्या था, लैम्डा L बटे एप्सिलॉन 0 तो था, ये पूरा का पूरा पद इसके नीचे चले जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 पाई RL आ गया, तो L से L काट दिया, तो क्या फार्मूला आ गया, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, और साथ में लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन R। यह हमने लिख लिया, जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व और R क्या थी, वह बिंदु P था जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना था। ये हमने स्टार्टिंग में यही मोटिव लेके चले थे कि सतत आवेश वितरित या एक समान रूप से यदि किसी चालक तार पर आवेश बिखरा हुआ है तो उससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसके लिए हमने क्या निकाल दिया, फार्मूला निकाल दिया। अब बात आती है इसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि E क्या है, सदिश है, तो इसकी दिशा क्या होगी। तो मान लेते हैं इसे सदिश को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन R, और साथ में लैम्डा की R की जो दिशा हमने लेनी है, देखिए वो कैसे लेंगे हम दिशा। अब देखिए यहां पर जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो इस वृत्ताकार पृष्ठ से निकल रहा है, इस पृष्ठ से इधर की ओर निकलने वाला फ्लक्स भी 0 हो गया, इस पृष्ठ से इधर की ओर निकलने वाला फ्लक्स भी 0 हो गया। फ्लक्स मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, कोई बल रेखा इधर की ओर नहीं जा रही है, कोई बल रेखा इधर नहीं जा रही है, कहां से जा रही है, केवल इस वाले बेलनाकार पृष्ठ से बाहर की ओर आ रही है। तो इसका अर्थ है जिस दिशा में R है उसी दिशा में क्या है, हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो होगी दिशा वही होगी। इसका अर्थ है यदि इसको मैं R से निरूपित करूं और इसकी R की दिशा क्या इधर से इधर की ओर है, तो यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। आप चाहें तो इस दिशा को यूनिट वेक्टर n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमारे फाई की जो डायरेक्शन होगी इस प्रकार से होगा। तो इसको यहां पर लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हम R कैप ऐसे से निरूपित कर लेंगे, या E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे R, और या एकांक सदिश n से भी रिप्रेजेंट कर लीजिए, यानी कि लिखेंगे बेलनाकार पृष्ठ से बाहर की ओर, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इस प्रकार से इस डेरिवेशन को करेंगे। प्यारे बच्चों, सच मायने में देखिए तो ये डेरिवेशन एक बहुत छोटा सा डेरिवेशन था,
केवल एक या दो लाइन का। एनसीईआरटी ने इतनी ही लाइनें यूज की है, लेकिन एनसीईआरटी इसीलिए समझ में नहीं आती बच्चों को क्योंकि उसने पहले आपको जो चीजें समझाई हुई होती है वो कभी रिपीट नहीं करती। तो हमने इसको इतना बड़ा इसलिए समझाया है कि जिससे आपको समझ में आ जाए। आप चाहते तो इसको इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पर दिखा देते ये एंगल थीटा है, कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। ये वाला एंगल कितना है, सॉरी ये वाला एंगल 90 है, कोई फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। यह भी एस और विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन के बीच का कोण क्या है, 90। यहां से भी फ्लक्स जीरो, यहां से भी फ्लक्स जीरो, एक ही जगह से फ्लक्स आएगा और उसी फ्लक्स को सीधे यहां पर लिख लेते फाई बराबर ई इंटू एस। और इसको सीधे जैसे फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो था, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, उससे इक्वेट कर लेते, आंसर निकाल लेते। लेकिन आपको इस डायग्राम से यह पता चलेगा कि फ्लक्स क्यों जीरो है, क्यों यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, इधर की ओर क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये तार आगे बढ़ रहा है, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और हमारा सीधे सीधे क्या लिखा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण ये कंडक्टर है। इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और यहीं पर यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो, पिन पॉइंट डाउट, तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो अब हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, अब हम चलते हैं अगला डेरिवेशन लेते हैं, एक और डेरिवेशन करते हैं, अभी थोड़ा समय। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी तक हमने लिया था केवल एक तार, और अब हम लेंगे अनंत लंबाई की एक चादर। चादर क्या हुई, एक आप शीट लीजिए और उस शीट को आवेशित कर दीजिए। अब शीट को जब आपने आवेशित कर दिया है तो क्या हो जाएगी, वही हमारी एक आवेशित चादर कहलाएगी। तो सबसे पहले एक आवेशित चादर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से एक आवेशित चादर बनाते हैं। थोड़ा अच्छे से बनाएंगे डायग्राम तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये इस तरीके से एक आवेशित चादर है। आवेशित का अर्थ है कि इसमें आवेश बिखरा हुआ है, ये आवेशित है। अब इस चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लिया मैंने, फिर से यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने कहा P है। इस पूरी चादर के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। और आपको लिखा है एक समान आवेशित, यदि ये चादर जो है ये सब जगहों पर इस पर जो आवेश का वितरण है वो एक जैसा है। यदि आवेश का वितरण एक जैसा होगा तो यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होगा, समान होगा सब जगहों पर। तो लिखते हैं माना पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और ये मैंने आपको पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व पहले समझाया था, यहां पर आपको बताया था सतत आवेश वितरण में। तो एक बार जरा ये देख लेते हैं, काफी पीछे चली गया लग रहा वो स्लाइड। ये हमने सतत आवेश वितरण आपको बताया था। तो इसमें आपको 3 प्रकार के बताए थे, एक विमीय वस्तु जैसे तार, इसका ये बता दिया था। उसके अलावा सेकंड द्विविमीय वस्तु यानी कि क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और यहां हमने बताया था ये, लेकिन यहां पर हमने एक गलती कर दी थी प्यारे बच्चों, इसे सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। ये सिग्मा और रो इंटरचेंज हो गए होंगे शायद उस समय, तो थोड़ा सा इसको सुधार लें। एक ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, तो मुझे लगता है ये बस हो गया होगा। तो ये हमारा क्या होगा, यहां पर होगा सिग्मा, यहां पर क्या है सिग्मा, सिग्मा, और यहां पर हमारा आता है रो, रो। तो इस चीज को मैंने बताया था, पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होगा Q/S के। ध्यान रखना, आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल,
इस चीज को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अब हम चले, इस चीज का हमने यहां यूज करना है। क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन किसके, हमने कहा पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमने मान लिया S है, इसके बराबर होगा। ये हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है, ये सूत्र है। तो हमने इस प्रकार से लिया। अब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसी पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। फिर से वही बात, एक ऐसा पृष्ठ जो सममिति हो, सिमेट्रिकल हो, सब जगहों पर आपको अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र ना हो, अलग अलग फ्लक्स ना हो। अगर अलग अलग होगा, जितने ज्यादा अलग अलग होंगे अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत फ्लक्स, उतने आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसा पृष्ठ लीजिए जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र या फ्लक्स निकालने के लिए कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं आर त्रिज्या का, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके ये सेंटर पॉइंट यहां ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया ये क्या है, आर है। आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है। तो अब यहां पर एक बेलन बना लेते हैं, बेलन दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये हमने यहां पर एक बेलन बना लिया, तो एक सीधे यहां से इस तरीके से जाएगा, ये पृष्ठ इस तरीके से जाएगा, और यहां पर भी क्या होगा, एक बेलन की ही आकृति आएगी। अब इस बात को समझिएगा, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाना चाह रहा हूं कि इस वाली जो हमारी ये शीट थी, इसका क्षेत्रफल कुछ भी हो, जो हमने यहां पर ये तो सूत्र लिया है ना, इस सूत्र में एस को आप कुछ लिख दीजिए, एस टोटल, एस कुल लिख लेता हूं, मान लेते हैं कुल क्षेत्रफल ऐसे मान लीजिए। अब ये पूरे की पूरी अनंत शीट थी, उसमें से हम केवल किस हिस्से की स्टडी कर रहे हैं, केवल इतने हिस्से की ही स्टडी कर रहे हैं। इतने हिस्से के कारण ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा पी पर, उसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है इस पृष्ठ का, वो बराबर किसके है, एस के। यदि इसका क्षेत्रफल एस है तो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल भी एस ही होगा। दिख भी रहा है लास्ट में, हाँ ठीक है, कॉर्नर का आपको दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, एस ही होगा। इस बात को समझिए। तो बेलन इतना तो बनेगा नहीं, क्योंकि यदि ये ऐसी शीट है, मेरी बात में ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास एक मान लो शीट है, इसको हमने आवेशित कर दिया। अब शीट क्या है, बहुत पतली, तो आवेश वो इधर भी बीच में स्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर भी जाएगा, क्योंकि धनावेशित है, ध्यान रखिएगा ये धनावेशित है, तो वैद्युत बल रेखाएं इधर भी निकलेंगी और इधर की ओर विपरीत दिशा में इधर की ओर भी निकलेंगी, दोनों तरफ निकलेंगी ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं से आगे की ओर इसको कंटिन्यूएशन में ला रहे हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए अंदर की ओर ऐसे जा रहा होगा, और यहां पर बिल्कुल इसी के समान ऐसे पृष्ठ बना देंगे, और जितनी आर डिस्टेंस पर ये है, इतनी ही आर डिस्टेंस पर हम चाहें तो एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया पी डैश। तो अब मुझे यह ज्ञात करना है कि इस क्षेत्र के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, निकालना विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र ई कैलकुलेट करना है। तो फिर से किसका यूज करेंगे, एक विद्युत क्षेत्र के पुराने कॉन्सेप्ट का, फाई बराबर ई इंटू डीएस का या ई इंटू एस का, और दूसरा सूत्र यूज करेंगे गॉस की प्रमेय का। फिर दोनों को इक्वेट कर लेंगे, जैसा इससे पहले करा, बिल्कुल वैसे। तो अब ये करेंगे तो एक दो चीजें आपको समझनी है। समझनी यह है कि यदि धन आवेश ऐसा है, शीट ऐसी है, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकलेगा ना, ऊपर नहीं जाएगा वैद्युत क्षेत्र, ध्यान रखना मेरी बात। तो वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा, देखिए वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से निकलेगा। यहां से यदि मैं वैद्युत क्षेत्र बनाऊं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई इधर की ओर होगी, और इस डायरेक्शन में बनाऊं तो यहां से भी वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी ये ई की डायरेक्शन ये वाली होगी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र या तो इस शीट के लंबवत बाहर की ओर ऐसे करके आएगा, ये ई होगा, इधर की ओर बनाएंगे ये ऐसे ई होगा, ऐसे नीचे की ओर इधर ई होगा, या इधर की ओर ये ई होगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा।
इस बात को ध्यान रखना। अब हमने कहा यहां पर से फिर से 3 पृष्ठ आ गए। पहला पृष्ठ ये हमारा गोलाकार पृष्ठ जिसे हम बेलनाकार पृष्ठ कहते हैं। तो इससे पृष्ठ से निकलने वाला, इससे जो फ्लक्स है वो मान लेते हैं कितना है, φ1। इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या है, φ2। और इस वाले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या है, φ3। फिर से पहले की तरह ले लिया। तो बिल्कुल पहले की तरह डेरिवेशन करेंगे तो लिखते हैं, अतः माना सबसे पहले पृष्ठ से r दूरी पर स्थित P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये हमने क्या लिया, तो लिखेंगे गॉसी पृष्ठ जो कि क्या है, बेलनाकार गॉसी पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फिर से क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के बराबर होगा। समीकरण 1 मान ली। अब φ1 का मान निकालना है। φ1 क्या है, इस पृष्ठ से निकलने वाला। आप देखिए ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से आप देखिए जो वैद्युत बल रेखा होगी वो किस दिशा में जाएगी, वो ऊपर की ओर ऐसे जाएगी। वैद्युत बल पृष्ठ की जो दिशा होगी, जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, और इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसका हमने s ले लिया तो इसका भी क्या होगा, s होगा। इसका क्षेत्रफल भी s होगा, इसका क्षेत्रफल भी s होगा। और इस बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं s1 है। तो ये क्या हो गया, s1 की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, और इसके बीच का कोण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे में, तो इन दोनों के बीच का जो ये कोण होगा ये होगा 90 डिग्री। आप चाहें इस चीज को नीचे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा नीचे की ओर। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर क्यों है नीचे की ओर, तो आपको मैंने कई बार बताया, यदि गोलाकार पृष्ठ है उसके पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, उससे लंबवत बाहर की ओर एक दिशा निकालिए, वही दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। तो ये क्षेत्रफल है, लंबवत नीचे की ओर जो दिशा है वो किसकी दिशा है, S1 सदिश की दिशा है। अब यहां पर भी देखिए वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, तो इन दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। बस यही चीज आपने यूज करनी है। हम यहां लिखते हैं, φ1 बराबर होगा E इंटू S1 के। तो बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू S1 इंटू कॉस थीटा। क्योंकि थीटा बराबर कितना है, 90, तो φ1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब थोड़ा मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि थीटा 90 रखेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो φ1 0। इसी प्रकार से दूसरा निकाल लेते हैं, φ2। अब φ2 देखिए कौन सा है, φ2 ये वाला पृष्ठ है, इससे निकलने वाला फ्लक्स है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा ये वाला होगा। अब क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, देखिए यहां से लंबवत बाहर की ओर आएगा, ये किसकी दिशा है, सदिश S की दिशा है। और वैद्युत क्षेत्र E की दिशा भी क्या है, इधर ही की तरफ है। तो यानी कि थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा दोनों के। ध्यान रखिएगा, अब की बार ये पृष्ठ वैद्युत बल रेखाएं शीट से ऐसे निकल रही हैं, क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में होगा, तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा क्या होगा, 0। तो लिखेंगे φ2 बराबर E, और ये वाला क्षेत्रफल हमने क्या माना, S, E इंटू S, यानी कि हो गया E इंटू S इंटू कॉस थीटा। लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर क्या है, 0, तो φ2 बराबर निकल के आ गया E इंटू S के। तो ये हमारा φ2 का मान आ गया। अब निकाल रहे φ3 का मान, ये वाला बिल्कुल जैसे ये वाला है वैसे यहां है, यहां पर भी पृष्ठ ऐसे ही है, लेकिन इस वाले क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ध्यान रखना, इधर मत ले लेना, अंदर बेलन के अंदर नहीं होगी। जो भी हमारे पास सॉलिड आकृति होती है उससे बाहर की तरफ जाता है हमेशा पृष्ठ। तो ये किसकी डायरेक्शन है, S की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र E की दिशा है। तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर क्या है, 0। थीटा बराबर कितना है, 0। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो φ3 बराबर E इंटू S
यानी कि E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। देखिए ये सब चीजें रिपीट हो रही है बार बार, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको समझ में भी आएगा। डेरिवेशन भले लंबा हो जाए कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, मेन बात है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर क्या है 0, तो फाई 3 बराबर आ जाएगा E इंटू एस के, इसके बराबर आ गया। तो लिखेंगे कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। वैल्यू रखिए, फाई बराबर फाई 1 की वैल्यू कितनी निकली थी 0, 0 प्लस फाई 2 की वैल्यू कितनी है ई एस, और फाई 3 की वैल्यू भी आई है ई एस, तो यह आ गया ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई 2e इंटू एस के बराबर है। इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये समीकरण हो गई 2। अब फिर से हमने क्या करना है, गॉस थ्योरम का यूज करना है, वहां से फ्लक्स निकालना है, उस फ्लक्स को इसके बराबर रखना है, ई की वैल्यू आ जाएगी। काफी आसान है, तो करते हैं। अब अगले पेज में हम ले रहे हैं गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय कहती है कि जो फाई बराबर होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन क्यू क्या चीज है, इस बात को समझिए। हमने कहा कि इतने वाले हिस्से पर जो कुल आवेश है, यहां पर आवेश भी हम ले लेते हैं इस क्षेत्र पर, वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो अब इस क्यू को हम मान रहे हैं, इसलिए इस क्यू की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। और हमने कहा इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रीय आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन एस, फार्मूला है। तो इसको यहां कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिग्मा बराबर होगा उस क्षेत्र में कुल आवेश की मात्रा कितनी होगी क्यू, और उस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो एस के बराबर है, ये मैं बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग। तो यहां से क्यू बराबर निकालेंगे तो एस की सिग्मा में गुणा हो जाएगी, सिग्मा इंटू एस के बराबर। इस वैल्यू को यहां रख लीजिए, तो फाई बराबर आ गया क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू एस बटे एप्सिलॉन 0। ये मान लेते हैं समीकरण 3 है। अब समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 भी फाई बग के बारे में बता रही है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी वैद्युत फ्लक्स के बारे में। और समीकरण 3 भी वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता रही है। तो समीकरण 2 तथा 3 से, तो यह है 2e इंटू एस। तो लिखते हैं समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण 2 है 2e इंटू एस बराबर, समीकरण 3 क्या है, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन 0। मुझे तो ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई रख लिया यहां, यह है सिग्मा इंटू एस बटे एप्सिलॉन 0, और यहां ई छोड़ दिया, 2 और एस इसके नीचे चले जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू एस। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कटेगा ई से, सॉरी ये एस से एस कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन 0। और यही हमारी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्यारे बच्चों। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई है, ये आपने बताना है चैट सेक्शन में। अब बात आती है, यदि वैद्युत क्षेत्र ई है तो इसकी दिशा भी होगी। दिशा कौन सी होगी, तो दिशा आप देखिए, वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ है, ये जो हमारा ऐसा वाला पृष्ठ है, इसके लंबवत क्या है, बाहर की तरफ है। इस वाले पृष्ठ से नहीं निकल रहा है फ्लक्स, सॉरी वैद्युत फ्लक्स जो है इस वाले पृष्ठ से नहीं निकल रहा है, समतल पृष्ठ से निकल रहा है। तो यदि इनकी डायरेक्शंस को, यदि P बिंदु पर हम निकाल रहे थे, तो P बिंदु पर ये R की दिशा ले लीजिए, यहां R इस दिशा में है, इसको सदिश मान लीजिए, तो यूनिट वेक्टर R हो जाएगा। या इस दिशा को आप n कैप से भी निरूपित कर सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, या तो सदिश R की दिशा, इस बिंदु को O मान लीजिए, O से P तक की दूरी क्या है R, ये सदिश R हो गया, या O से P तक की डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर सिग्मा बटे 2 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू यूनिट वेक्टर R। ये केवल दिशा को बता रहा है, ध्यान रखना, ये पद केवल किसको बताएगा, दिशा को। या ऐसे लिख सकते हो, E बराबर सिग्मा बटे 2 इंटू एप्सिलॉन 0, और ये n कैप लगा दीजिए। ये क्या है, एकांक सदिश है जिसका परिमाण एक होता है लेकिन इसकी दिशा होती है।
तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये डेरिवेशन बिल्कुल पहले के सिमेट्रिकल था, पहला समझ में आएगा तो दूसरा भी समझ में आएगा। प्रोसेस लेंथी हो सकता है, आपको लग रहा होगा, लेकिन समझने के लिए बेस्ट तरीका है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे और आपके डाउट हो तो चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें 1 2 3 4। नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4।